फूलनगर गांव में रहने वाला एक गरीब किसान अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसके पास कुछ बकरियां और मुर्गियां भी थी। उसने अपने बेटे गोपाल से कहा, गोपाल, मैं खेत जा रहा हूँ। इस बार भी फसल अच्छी नहीं आई है, पर देखता हूँ जितना है उसमें कुछ हो सके। तुम बकरियों को चराने वन में जाओ, वन में अच्छी ताजी घास मिलती है। जी पिताजी, मैं पहले मुर्गियों को खाना खिला देता हूँ और फिर बकरियों को ले जाता हूँ। गोपाल मुर्गियों को खाना देकर बकरियों को वन में ले जाता है। सभी बकरियां पेट भर के घास खाती हैं। अंधेरा होने लगता है। चलो, अंधेरा होने लगा है, अब बकरियों को वापस ले जाना चाहिए। गोपाल सभी बकरियों को घर वापस ले जाने लगता है। गोपाल के पीछे सभी बकरियां जाने लगती हैं। तभी वहाँ एक लोमड़ी आती है। इतनी सारी बकरियां देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है। लोमड़ी एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अरे वाह, मैं तो शिकार के लिए बाहर निकली थी, परंतु आज तो मेरा भाग्य उज्जवल है। इतनी सारी बकरियां एक साथ, कितने दिनों में ऐसी शिकार नहीं खाई है। रोज रोज वो छोटे छोटे खरगोश और गिलहरियां खाकर मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। आज बकरी का ताजा मांस खाकर मजा आ जाएगा। लोमड़ी धीरे धीरे आगे जाने लगती है। गोपाल के पीछे बकरियां चल रही होती हैं। तभी सबसे पीछे चल रही बकरी पर पीछे से आकर लोमड़ी झपट पड़ती है। वो बकरी की गर्दन को ही पकड़ लेती है। बेचारी बकरी की मुंह से आह तक नहीं निकलती और लोमड़ी उस बकरी को लेकर भाग जाती है। गोपाल और कुछ देर चलता, फिर गोपाल घर लौट आता है। आ गए बेटा, अब सभी बकरियों को बांध दो और हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। तुम्हारे बापू भी खेत से वापस आ गए हैं। गोपाल बकरियों को बांधने लगता है। तभी नंदन वहाँ आता है और अरे ये क्या गोपाल, एक बकरी कहाँ है? सभी तो यही है बापू। नहीं, एक बकरी कम है, देखो। गोपाल ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि एक बकरी कम है। बताओ, कहाँ है एक बकरी? पता नहीं बापू, सभी मेरे पीछे ही चल रही थी, कैसे भाग गई समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम बकरियों के आगे चल रहे थे? अरे इतना भी नहीं जानते कि जब हम जानवरों को चराने जाते हैं तब हमें उनके पीछे चलना चाहिए। कहीं हमारी बकरी को कोई वन्य प्राणी तो नहीं ले गया? मुझे भी वही भय लग रहा है। गोपाल, अब कभी बकरियों को लेकर वन में मत जाना। कदाचित वो जानवर शिकारी फिर से बकरी का शिकार करने आ सकता है। इधर वन में लोमड़ी उस बकरी को खाकर तृप्त हो जाती है। फिर भी आधी बकरी बच जाती है। कितनी स्वादिष्ट बकरी थी। इतना मांस खाया बकरी का, फिर भी अभी इतनी बची है। एक काम करती हूँ, इस बकरी को मिट्टी के अंदर छुपा देती हूँ, नहीं तो दूसरा कोई आकर मेरी बची हुई बकरी को खा लेगा। फिर लोमड़ी मिट्टी में गड्ढा खोदकर बची हुई बकरी को छुपा देती है। 2 दिनों के बाद लोमड़ी बची हुई बकरी भी खत्म कर देती है। फिर कुछ दिनों तक लोमड़ी को खाना नहीं मिलता। एक दिन, बहुत दिन हो गए हैं, कोई शिकार नहीं मिली है। मुझे तो लगता है कि अब मुझे उस बकरी की खुशबू को सूंघकर उसके बारे में पता लगाना चाहिए। लोमड़ी बकरी की गंध सूंघते हुए किसान नंदन के घर तक आकर पहुंच जाती है। वो वहीं रुककर रात होने का इंतजार करने लगती है। रात होने के बाद किसान का परिवार सो जाता है। बकरियों को आंगन में बांधकर रखा हुआ था। ये देखकर लोमड़ी झट से आती है और एक बकरी को पकड़कर वन में भाग जाती है। अगले दिन नंदन देखता है कि जहाँ पर बकरी बंधी थी वहाँ सिर्फ एक रस्सी है। गोपाल, राधा, देखो, एक बकरी चली गई, कुछ मुर्गियां भी गायब हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? बकरी कहाँ चली जाएगी? उसे तो बांध कर रखा था। हाँ, परंतु अब देखो, यहाँ सिर्फ रस्सी है।
मुझे तो लगता है कि कोई बकरी को उठाकर ले गया है। पर ऐसा कौन कर सकता है? गोपाल और नंदन बकरी को ढूंढने लगते हैं, परंतु उन्हें बकरी कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही अब हर 2 दिनों के बाद लोमड़ी आकर एक एक बकरी को ले जाने लगती है। एक दिन गोपाल लोमड़ी के पंजों के निशान देख लेता है। बापू देखिए, लोमड़ी के पंजों के निशान। नंदन और राधा बाहर आकर देखते हैं, तब उन्हें बकरियों के गायब होने का कारण समझ आता है। मुझे जिसका भय था वही हुआ है। उस दिन वन में बकरी को उस लोमड़ी ने ही पकड़ा होगा और उसका शिकार किया होगा। अब उसे बकरी के मांस का स्वाद अच्छा लगने लगा है, इसीलिए वो एक एक करके हमारी बकरियां ले जा रही है। लगता है वो बकरी के साथ मुर्गी भी ले गई है। उस लोमड़ी का कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारी सारी बकरियां मार डालेगी। कितने जतन से हमने इन बकरियों को बड़ा किया है। हाँ, जब खेती से हमें ज्यादा धन नहीं प्राप्त होता तब उन्हीं बकरियों का दूध बेचकर हम धन कमाते हैं। मुर्गियों के अंडे से भी अच्छी कीमत मिलती है। तभी वहाँ धनीराम सेठ आते हैं। अरे नंदन, क्या हुआ? बहुत दिनों से तुम बकरी का दूध लेकर हवेली पर नहीं आए। और वो श्याम भी बता रहा था कि उसके यहाँ मुर्गी के अंडे भी नहीं भेजे हैं तुमने कुछ दिनों से। अरे धनीराम सेठ, अब क्या बताऊं आपको। अभी हम वही बात कर रहे थे। एक लोमड़ी आकर बकरी या मुर्गी को ले जाती है। कितने प्रयास किए पर वो शिकार करती ही है, इसीलिए मैं दूध और अंडे नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। देखो भाई, जल्दी ही उस लोमड़ी का कुछ बंदोबस्त करो। तुम्हें तो पता है कि मेरे बेटे की सेहत के लिए वैद्य जी ने बकरी का दूध पीने को कहा है, और गांव में तुम्हारे सिवा किसी के पास बकरियां नहीं हैं। जी धनीराम सेठ जी, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। और हाँ, आप भी गांव में सबको कह देना कि अपने अपने जानवर आंगन में बांधने के स्थान पर कहीं सुरक्षित जगह पर बांधें। वो लोमड़ी बड़ी चालाक है, किसी के भी जानवर को शिकार बना सकती है। हाँ हाँ, बता दूंगा और श्याम को भी जानकारी दे दूंगा। ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धनीराम सेठ चले जाते हैं। देखा, अब अगर हमने दूध और अंडों को बेचना भी बंद कर दिया तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैं जल्दी ही उस लोमड़ी के बारे में कुछ सोचता हूँ। आज से हम बकरियों को आंगन में नहीं, हमारे घर में ही बांधेंगे। और हाँ, मुर्गियों को भी टोकरी के नीचे संभाल कर रख देना। रात हो जाती है और गोपाल मुर्गियों को टोकरी के नीचे छुपा कर रखता है। बकरियों को घर के अंदर बांधकर सभी सो जाते हैं। लोमड़ी फिर से नंदन के घर के बाहर आती है। वो देखती है कि एक भी बकरी बाहर नहीं है। अरे, ये बकरियां कहाँ गईं? लगता है कि इस किसान को पता चल गया है कि मैं ही इसकी बकरियों की शिकार कर रही हूँ। परंतु अब मैं क्या करूँ? भूख तो बहुत लगी है। लोमड़ी विचार करने लगती है। तभी उसे मुर्गियों की खुशबू आती है। लोमड़ी टोकरी के नीचे से एक मुर्गा को पकड़कर ले जाती है। अगले दिन नंदन देखता है कि लोमड़ी मुर्गा को ले गई है। इतना छुपाकर रखने के बाद भी वो लोमड़ी मुर्गी को ले ही गई। आज रात को हमें और सतर्क रहना पड़ेगा। नंदन और गोपाल मिलकर पूरे आंगन में कांटे बिछा देते हैं। अब अगर लोमड़ी आएगी तो उसके पंजों में ये कांटे चुभ जाएंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। नंदन और गोपाल जाकर सो जाते हैं। अंधेरा होने के बाद वो लोमड़ी वहाँ आती है। आज एक नहीं 2 मुर्गियों की दावत उड़ाऊंगी मैं। ऐसा विचार करके लोमड़ी अपने एक पंजा आगे रखती है कि तभी उसके पंजे में कांट चुभ जाता है। मैं तो समझती थी इस गरीब किसान की बकरियां और मुर्गियों में आसानी से चुरा सकती हूँ, पर ये तो बड़ा बुद्धिमान निकला। मुझे फंसाने के लिए कांटे बिछा रखी है इसने। अब इसे दिखाती हूँ कि एक लोमड़ी कितना चालाक होती है। मेरे जितनी चालाकी तुझ में नहीं है किसान।
फिर लोमड़ी किसान के घर से थोड़ी दूर जाती है। अपने पंजों से जमीन में एक बड़ी सुरंग खोदकर किसान के घर के नीचे से मुर्गियों की टोकरी तक पहुंचती है। मुर्गी को पकड़कर सुरंग के मार्ग से वन में चली जाती है। रोज लोमड़ी ऐसे ही सुरंग के मार्ग से आती और मुर्गी को खा लेती है। एक दिन, गोपाल, कल से खेती का काम शुरू हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें अब मेरे साथ खेतों में आना है। तुम्हारी माँ भी हमारे साथ आएगी। हाँ बापू, तीनों मिलकर काम करेंगे तो हमारी फसल अच्छी आ जाएगी। नंदन, गोपाल और राधा तीनों भी अब दिन भर खेत में काम करने लगते हैं। एक दिन उन्हें काम करते करते रात हो जाती है। लोमड़ी सुरंग से होकर किसान के घर तक आती है। तब वो देखती है कि घर में कोई नहीं है। अरे वाह, लगता है आज किसान अभी तक लौट कर घर नहीं आया है। आज तो मैं बकरी को ही खाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही लोमड़ी बकरी को पकड़कर वन में ले जाती है, कई दिनों तक बकरी और मुर्गियों को खाने के कारण से लोमड़ी एकदम तगड़ी बन गई थी। उसके शरीर का आकार बहुत बढ़ गया था। घर आने के बाद नंदन ने देखा कि लोमड़ी ने आज फिर बकरी का शिकार किया है। ये लोमड़ी तो बहुत चालाक है। मुर्गियों को छुपा कर रखा, बकरियों को घर के अंदर बांध कर रखा। यहाँ तक कि उस लोमड़ी को फंसाने के लिए पूरे आंगन में कांटे बिछाए, फिर भी ये सुरंग बनाकर आने लगी है। अब हम इस लोमड़ी का क्या करें? हमारे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं है। शस्त्र होकर भी क्या उपयोग माँ? वो लोमड़ी बहुत चालाक है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। गोपाल ठीक कह रहा है। अब हमें इस लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए किसी और की सहायता से कुछ करना होगा। आप क्या विचार कर रहे हैं? बताता हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर वन में उस तगड़ी लोमड़ी को देखकर एक शेर उसके पीछे पड़ जाता है। लोमड़ी पानी पीने के लिए नदी पर जाती है। इतनी तगड़ी लोमड़ी तो पहले कभी नहीं देखी है। कितना स्वादिष्ट मांस होगा इस लोमड़ी का। मुझे अभी इसका शिकार करना चाहिए। शेर धीरे धीरे लोमड़ी के पीछे आने लगता है। जैसे ही शेर लोमड़ी पर झटकने वाला होता है, लोमड़ी नदी के पानी में उसका प्रतिबिंब देख लेती है और पीछे मुड़ जाती है। नहीं नहीं वनराज, मुझे मेरी शिकार मत कीजिए। तुम जैसी तगड़ी लोमड़ी मैंने पहली बार देखी है। ऐसी लोमड़ी के सामने होते हुए भी उसका शिकार न करने की मूर्खता मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपना भोजन अवश्य बनाऊंगा। आपकी बात सही है वनराज, परंतु आप विचार कीजिए कि मैं इतनी तगड़ी कैसी बनी हूँ। वनराज, गांव में किसान है, उसके पास बहुत सारी बकरियां और मुर्गियां हैं। उन्हें खाकर ही मैं इतनी तगड़ी बनी हूँ। इतना स्वादिष्ट मांस है उन बकरियों का कि क्या बताऊं। आप मेरा भोजन अवश्य कीजिए, परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार उस बकरी को खा कर देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उसके मांस का स्वाद बहुत पसंद आएगा। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो चलो। अभी नहीं वनराज, अंधेरा होने के बाद हम जाएंगे। परंतु एक बात याद रखना, यदि मुझे बकरी का मांस नहीं मिला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लोमड़ी और शेर अंधेरा होने का इंतजार करने लगते हैं। लोमड़ी को लग रहा होता है कि उसने कितनी आसानी से शेर को मूर्ख बनाया है। इधर नंदन अपने एक कुम्हार दोस्त से आकर मिलता है। अरे नंदन, तुम कितने दिनों के बाद आए हो? हाँ, अब क्या कहूँ, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। हाँ बताओ, क्या हुआ? मुझे जितनी हो सके उतनी जल्दी मिट्टी की बनी कुछ बकरियां चाहिए। अरे ये क्या कह रहे हो? मिट्टी की बकरियां? तुम्हारे पास तो इतनी बकरियां हैं, फिर ये मिट्टी की बकरियां क्यों?
अरे एक चालाक लोमड़ी ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। रोज आकर कभी बकरी तो कभी मुर्गी चुरा कर ले जाती है। अब मुझे उसे सबक सिखाना है, इसीलिए मुझे मिट्टी की बकरियां बनाकर दे दो। ठीक है। भोला नंदन को मिट्टी की बकरियां बनाकर देता है। नंदन उन बकरियों को आंगन में बांध देता है। रात हो जाने के बाद नंदन, राधा और गोपाल घर के अंदर छुपकर देखने लगते हैं। कुछ देर के बाद लोमड़ी आती है और उसके पीछे शेर भी आता है। इतने सारे बकरियों को देखकर शेर जोर से दहाड़ता है। अरे अरे वनराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी दहाड़ की आवाज अगर गांव वालों ने सुन ली तो वो सतर्क हो जाएंगे। आप शांत रहिए, मैं जाकर बकरी को पकड़कर लाती हूँ। तब तक आप मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए। लोमड़ी धीरे से आंगन में आती है। अरे वाह, उस शेर को तो मैंने कितनी आसानी से मूर्ख बनाया है। बड़ा वन का राजा बना घूमता है। अब एक बकरी उसे दे दूंगी और एक मैं खाऊंगी। एक बार उसे बकरी दे दूंगी, फिर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लोमड़ी एक बकरी के पास आकर उस पर झपट पड़ती है, पर जैसे ही वो अपने दांतों से उस बकरी को पकड़ती है, उसके दांत टूट जाते हैं और उसके मुंह से खून बहने लगता है। अरे ये क्या? ये तो मिट्टी की बनी बकरी है। एक एक करके लोमड़ी और भी कुछ बकरियों को पकड़ने की कोशिश करती है, पर सभी मिट्टी की ही बनी होती हैं। लोमड़ी के सारे दांत टूट जाते हैं। खून भरे मुंह से वो बाहर आती है। उसके मुंह को खून लगा देखकर, ये क्या, तुम अकेले ही बकरी को खाने बैठ गई? मेरे लिए बकरी नहीं लाई तुम? अरे वनराज, उस दुष्ट किसान ने मुझे मूर्ख बनाया है। उसने मिट्टी की बकरियां बनाकर बांध कर रखी हैं। उस मिट्टी की बकरियों के कारण ही मेरे दांत टूट गए हैं। असत्य बोल रही हो तुम। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेर ऐसा कहकर लोमड़ी पर झपट पड़ता है और उसका शिकार कर लेता है। अपनी शिकार को वन में ले जाकर शेर बड़ी आराम से खा लेता है। दूसरों को मूर्ख बनाने के प्रयास में लोमड़ी खुद ही मूर्ख बन जाती है और उसके प्राण चले जाते हैं। लोमड़ी का संकट हमेशा के लिए दूर हो जाता है और नंदन चैन की सांस लेता है। सुंदरपुर के महाराज कीर्तिसेन के प्रजा पर अत्याचार की कीर्ति दूर तक फैली हुई थी। महाराज कीर्तिसेन अपनी प्रजा के बल पर राज्य की नहीं, केवल खुद की उन्नति कर रहे थे। एक दिन, महामंत्री, इस बार प्रजा से कर प्राप्त नहीं हुआ है। आम तौर पर तो हर 3 महीने के बाद प्रजा कर दे देती है। हाँ महाराज, परंतु प्रजावासियों का कहना है कि इस बार उनकी फसल अच्छी नहीं हुई है, इसीलिए वो कर देने का समय बढ़ाकर मांग रहे हैं। वो सब मैं नहीं जानता। प्रजा से कहो कि यदि इस राज्य में रहना है तो समय पर कर देना ही पड़ेगा, अन्यथा कर की मात्रा बढ़ाई जाएगी। तभी महाराज कीर्तिसेन के सलाहकार सुधाकर बोलते हैं, महाराज, इस समय प्रजा का कर बढ़ाना उचित नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं सुधारक? यदि हमने कर की मात्रा नहीं बढ़ाई तो प्रजा विचार करेगी कि यहाँ समय पर ना भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। राज्य में यदि अनुशासन बनाए रखना है तो हमें समय पर कर ना मिलने पर दंड भी रखना ही पड़ेगा। महाराज सही कह रहे हैं। एक बार यदि प्रजावासियों को ये पता चल जाए कि महाराज दंड नहीं लगाते तो आगे चलकर वो और भी ढिलाई करेंगे कर देने में। उन्हें इस बात का पता चलना ही चाहिए कि हमारे राज्य में सभी कार्य समय पर ही किए जाते हैं। महाराज के महामंत्री महाराज की ही तरह अत्याचारी थे, परंतु सलाहकार बड़े ही कोमल मन के थे। उन्हें प्रजा की समस्याओं का ज्ञान था और उनके प्रति चिंता भी थी। महाराज का एक हाथी था जिससे महाराज बहुत प्रेम करते थे। वो हाथी रोज गांव में जाकर
प्रजाजनों के खेत को उद्ध्वस्त करता था। एक दिन अरे क्या हुआ हरिया भैया, ऐसे रो क्यों रहे हो? वो देखो महाराज के हाथी ने क्या किया। अरे इस बार पहले ही फसल अच्छी नहीं आई थी और ऊपर से इस हाथी ने खेत में जाकर उस फसल को कुचल भी दिया। ये महाराज का हाथी हमेशा सबको दिक्कत ही देता है। एक तो पहले ही महाराज ने कहा है कि यदि समय पर कर का अनाज महल नहीं पहुंचाया तो कर की मात्रा बढ़ा दी जाएगी, और ऊपर से ये संकट। वही तो सोच कर रो रहा हूँ, अब मैं इतना अनाज कहाँ से लगाऊंगा। गांव में किसी की भी फसल अच्छी नहीं हुई है, जिनकी हुई है उनके खेत में ये हाथी जाकर फसल खा लेता है या तो कुचल देता है। किसान करे भी तो क्या करे। महाराज इस हाथी से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए उसे दंडित भी नहीं करते। उल्टा अगर उसकी शिकायत लेकर महाराज के पास जाते हैं तो हमें ही सुनाकर भगा देते हैं। प्रजावासी जैसे तैसे महाराज को कर का अनाज दे देते हैं। उन बेचारों के पास अपने परिवार के लिए अनाज नहीं बचता। कुछ दिनों के बाद सुंदरपुर में पानी की समस्या बढ़ जाती है। नदी सूख जाती है, इसलिए सभी को पानी का प्रबंध करने में दिक्कत होने लगती है। फिर महाराज, कल प्रजा के कुछ लोग आपसे भेंट करना चाहते थे। मैंने उन्हें कहा कि आप आराम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी समस्या मुझे बताई। क्या समस्या है उन्हें? महाराज, राज्य में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। गर्मी और धूप के कारण नदी सूख गई है। गांव वालों के कुएं भी सूखने लगे हैं। हाँ, पानी की समस्या तो है। आज राजमहल का तालाब भी रिक्त पड़ा है। हाँ महाराज, प्रजावासियों का कहना है कि आप उनके लिए पानी की समस्या का कोई उपाय करें। क्या? उन्हें बताइए कि यहाँ मैं अपने खुद की समस्या का विचार कर रहा हूँ। मेरे महल में पानी नहीं है और मैं पूरे राज्य के विषय में विचार करूं। महाराज, आप एक राजा हैं और प्रजा तो अपने राजा के पास ही अपनी समस्या का उपाय मांगती है। मेरे विचार से हमें गांव के सभी कुएं और तालाब को और नीचे तक खोदना चाहिए। उनकी गहराई बढ़ने से पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। सुधारक, आप मेरे सलाहकार हैं या प्रजा के? आपको अभी ये विचार करना चाहिए कि राजमहल में जो पानी की समस्या उत्पन्न हुई है उसका निवारण कैसे करें। महाराज, मुझे लगता है गांव में जितने कुएं हैं उन सब का पानी हमें राजमहल के तालाब में लाना चाहिए। परंतु प्रजा के पास इतना पानी नहीं है। राज्य के प्रमुख सलाहकार सुधारक जी, महाराज राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं, उनका अधिकार सबसे अधिक है। महाराज की पानी की समस्या समाप्त होना अति आवश्यक है। एक बार महाराज की समस्या का अंत हो जाए, उसके बाद महाराज प्रजा के बारे में विचार करेंगे। महामंत्री की बात सुधाकर को अच्छी नहीं लगती, परंतु महामंत्री और बाकी मंत्रीगण भी महाराज के निकटवर्तीय थे और महाराज की हाँ में हाँ मिलाते थे। महाराज के आदेश पर पूरे राज्य में घोषणा की जाती है कि राज्य का सारा पानी राजमहल के तालाब में डाल दे। ये क्या? ये कैसी घोषणा की है महाराज ने? हम सारा पानी महाराज के महल के तालाब में डाल दें? देखो तो विमला काकी, यहाँ राज्य में पानी की इतनी समस्या हो गई है और महाराज तो केवल अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में विचार कर रहे हैं। अरे, हमारा राजा तो पहले से ही अत्याचारी है, उससे हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? पर अब हम क्या करें? यदि हमने सारा पानी राजमहल पहुँचा दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? हम अपने परिवार की प्यास कैसे बुझाएंगे? और यदि हमने उन्हें पानी नहीं दिया तो राजा के सैनिक हमें कोड़े मारेंगे और हमें और परेशान करेंगे। प्रजा महाराज कीर्तिसेन के महल में जाकर पानी देने लगती है। गांव वालों को खुद के लिए पानी नहीं था, फिर भी राजा की मार से बचने के लिए बेचारे प्रजावासी पानी की किल्लत झेल रहे थे। महाराज कीर्तिसेन के सैनिक पूरे राज्य में घूमकर
सब पर नजर रख रहे थे कि कहीं कोई प्रजाजन पानी खुद के लिए तो नहीं रख रहा है। एक दिन एक बुढ़ा आदमी नदी के एक घड़ा पानी भरकर लाता है और खुद के घर में रख देता है। सैनिक ये देखता है और ए बूढ़े, वो पानी का घड़ा महाराज का है, उन्हें दे दो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ पर तो थोड़ी दया दिखाओ। बाकी के सभी प्रजाजन तो महाराज को पानी दे ही रहे हैं, इस एक घड़े से उनका क्या होगा, मेरे लिए रहने दो। नहीं, महाराज का आदेश है कि राज्य में जितना भी पानी है वो सारा राजमहल जाएगा। सैनिक बुढ़े का पानी वाला घड़ा उठाता है और बुढ़े को पकड़कर राजमहल ले जाता है। महाराज, ये बूढ़ा पानी का ये घड़ा अपने पास छुपा कर रख रहा था। क्या? ये तो हमारे आदेश की अवहेलना है। तुमने ये घड़ा राजमहल के लिए क्यों नहीं दिया? महाराज, मेरे पास एक ही घड़ा पानी है। मैं बार बार नदी पर जाकर पानी भरकर नहीं ला पाता, इसीलिए मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए रखा है। क्या? अपनी प्यास बुझाने के लिए? तुम्हें राज्य में महाराज की कोई चिंता नहीं है? महाराज के आदेश का भी सम्मान नहीं किया है तुमने? महाराज, आपके पास तो पूरे गांव का पानी आता है, इस एक घड़े से आपका क्या होगा महाराज? ये बात भी सत्य है। ऐसा कहकर महाराज कीर्तिसेन सैनिक के हाथ से वो घड़ा ले लेते हैं और उस घड़े को जमीन पर पटक देते हैं। महाराज, ये क्या किया आपने? तुम्ही ने तो कहा था कि एक घड़े पानी से आपका क्या होगा, इसीलिए मैंने वो पानी बहा दिया। यदि मेरे पास पानी नहीं तो राज्य में किसी को भी पानी लेने का अधिकार नहीं है। महाराज कीर्तिसेन सैनिकों को आदेश देते हैं कि बुढ़े को बंदी बनाकर कारागार में डाल दे। ये बात राज्य में फैल जाती है। महाराज का ये अत्याचार देखकर सभी प्रजाजनों का खून खौलने लगता है। एक युवक विराज कहता है, अब हम सबको एकजुट होकर महाराज के पास जाना होगा। अब हमारी एकता ही हमारा शस्त्र बन सकती है। तुम्हारी बात सही है बेटा, परंतु हम क्या कर सकते हैं? देखा ना उस बुढ़े के साथ महाराज ने क्या किया। यदि हम महाराज के विरुद्ध जाएंगे तो वो हम सबको उसका दंड देंगे। परंतु काकी, हम कब तक दंड का विचार करके उनका ये अत्याचार सहते रहेंगे? तभी वहाँ एक साधु आते हैं। उन्हें महाराज के अत्याचार के विषय में सब पता चलता है। तो ऐसी बात है, जिस राजा को अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए वही उसका शोषण कर रहा है। ये तो बहुत अनुचित है। हाँ साधु बाबा, महाराज के अत्याचार ने सारी सीमाएं पार कर ली हैं। राज्य में पानी की व्यवस्था करने के स्थान पर वो हम गांव वालों से ही हमारा पानी ले रहे हैं। प्रजाजन महाराज का विरोध करने से भी डरते हैं। इस स्थिति में हम क्या करें? मैं महाराज से जाकर बात करता हूँ, उन्हें समझदारी की कुछ बातें बताता हूँ, कदाचित उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। साधु महाराज से मिलने उनके महल आते हैं। क्या हुआ साधु, यहाँ क्यों आए हो? महाराज, राज्य में कहीं भी पानी नहीं है। प्रजाजनों का पानी के बिना हाल बेहाल हो गया है। आपको नहीं लगता कि ऐसे में आपका ये आदेश प्रजा के लिए अनुचित है? उचित और अनुचित का ज्ञान अब तुम मुझे दोगे साधु? तुम एक सामान्य साधु होकर मुझ जैसे शक्तिशाली राजा को सीख दे रहे हो? महाराज, आप इस राज्य के महाराज हैं। राजा अपने राज्य का पालन करता होता है। आपको पिता के स्थान पर रहकर सबकी समस्या दूर करनी चाहिए, परंतु आप तो उनके ही प्राणों का ही संकट बने हैं। साधु की ये बात सुनकर महाराज कीर्तिसेन गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो साधु को मारने के लिए अपनी तलवार निकालते हैं। वो जैसे ही तलवार लेकर साधु के पास आने लगते हैं,
महाराज रुक जाइए। साधु महाराज की हत्या करके ब्रह्म हत्या का पाप सर पर मत लीजिए। क्षमा कर दीजिए साधु बाबा को, क्षमा कर दीजिए। सुधाकर के रोकने के बाद कीर्तिसेन रुक जाता है और साधु बाबा को बंदी बना लेते हैं। जब ये बात विराज और बाकी सबको पता चलती है तो बस अब बहुत हो गया उस दुष्ट राजा का अत्याचार। साधु बाबा को बंदी बनाने का पाप किया है उन्होंने। इतने दिनों से हमने उनके अत्याचारों को सहा है, पर अब नहीं। यदि आज हमने उनका विरोध नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। विराज राजमहल में आ जाता है। सभी प्रजाजन भी उसके पीछे राजमहल में आते हैं। दुष्ट महाराज कीर्तिसेन, आपको इस सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। प्रजा का खून चूस कर आपका मन नहीं भरा, जो आज साधु बाबा को बंदी बना लिया है आपने। तुम्हारा इतना दुस्साहस, मेरे महल में आकर मेरे विरुद्ध ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हो तुम। मुझे आपने ही विवश किया है महाराज। आपके अत्याचार अब अपराध बन गए हैं और किसी को तो आपको अपने अपराधों का स्मरण कराना आवश्यक था। अपराध तो तुमने किया है, मुझसे अपशब्द बोलने का, और इसका दंड है मृत्यु दंड। मैं स्वयं तुम्हें मृत्यु दूंगा। नहीं दे सकते महाराज, आप किसी भी निर्दोष को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। यह राजधर्म के विपरीत है। मैंने केवल आपको आपके अपराधों का स्मरण कराया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यदि आपने मुझे मृत्यु दंड दिया तो बाकी की प्रजा आपका विरोध करेगी। कितने लोगों को मृत्यु दंड देंगे आप? महाराज, मेरी आपसे विनती है कि आप बूढ़े बाबा और साधु को मुक्त कर दीजिए और प्रजा का कर कम करके उनकी सभी समस्याओं का निवारण कर दीजिए। अवश्य, परंतु उसके लिए मेरी एक शर्त है। यदि तुमने मुझे मल युद्ध में हरा दिया तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, और यदि मैं विजयी हो गया तो प्रजाजनों को दोगुना कर देना पड़ेगा। ठीक है महाराज। विराज तो महाराज की बात मान लेता है, परंतु प्रजाजन चिंता में पड़ जाते हैं कि यदि विराज हार गया तो उन्हें दुगना कर देना पड़ेगा। राजा और विराज का मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों कुश्ती के अखाड़े में पहुंच जाते हैं और कुश्ती शुरू करते हैं। कीर्तिसेन को लग रहा था कि वो विराज को यही मार देगा, परंतु विराज ऐसे दांव खेलता है कि महाराज कीर्तिसेन को जोर जोर से पटकने लगता है। कीर्तिसेन की आह निकल जाती है। हर एक पटकनी के साथ महाराज कीर्तिसेन को अपने अपराध स्मरण होने लगते हैं। विराज जब आखिरी बार महाराज को पटकता है तब बस, मुझे अपने सारे अपराधों का बोध हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। महाराज हाथ जोड़कर विराज से क्षमा मांगने लगते हैं। प्रजाजनों, आज तक मैंने आप सब पर बहुत अत्याचार किए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपने राजा होने का बहुत अहंकार था, इसीलिए वो सब कर बैठा, परंतु अब मैं जान गया हूँ कि मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूँ, इसीलिए मैं सिंहासन का त्याग करता हूँ। आपको अपने अपराधों का स्मरण हुआ, यही बहुत है महाराज। अब आप उचित निर्णय ले सकते हैं। तुमने सही कहा था विराज कि मैं उस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ, इसीलिए मैं राजपाट का त्याग कर वन में चला जाऊंगा। बूढ़े बाबा और साधु बाबा को मुक्त करके उनसे भी क्षमा मांगूंगा। इस युवक की हर पटकनी के साथ मुझे अपने अपराध याद आ रहे थे। इस राज्य को विराज जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है, जो अपने राज्य और प्रजाजनों के लिए मन में सद्भावना रखता है। महाराज कीर्तिसेन अपना राजपाट त्याग करते हैं, भगवे वस्त्र पहनकर वन में चले जाते हैं। बुढ़े बाबा और साधु भी मुक्त हो जाते हैं। पूरी प्रजा को खुशी हो जाती है। प्रजा विराज को अपना नया राजा बनाती है, जो राज्य की भागदौड़ हाथ में लेकर सबसे पहले प्रजावासियों के लिए साफ पानी का प्रबंध करता है। सुंदरपुर अत्याचारी राजा के अत्याचार से मुक्त हो जाता है।
और उन्हें एक सही राजा मिल जाता है।